हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल D2R स्टडी में। आज है फ्रेंड्स इस वीडियो में दोस्तों आप सबको बताने वाला दोस्तों क्लास 10 साइंस के सभी दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को। जी हाँ फ्रेंड्स, क्लास 10 साइंस के फ्रेंड्स सभी में दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों बताऊंगा। जो सवाल है फ्रेंड्स आपको बोर्ड एग्जाम में 5-5 नंबर के आते हैं फ्रेंड्स, तो उन्हीं सारे प्रश्नों को सोल्यूशन कराऊंगा। क्या वो प्रश्न है फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स आप सब बोर्ड एग्जाम का 23 दिन जा रहा है, तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो से दोस्तों आपको 15 से 20 मार्क्स क्लियर हो जाएंगे इसी वीडियो में। तो फ्रेंड्स समझना है, क्लियर करना है इस सारे प्रश्नों को, तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहेगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और कुछ वीडियो सीखिएगा तो प्लीज यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मैं तो यहाँ पे प्रश्नों को लूंगा जो बहुत अच्छे प्रश्न है, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय का मतलब फ्रेंड्स आपका लॉन्ग टाइप आपको एग्जाम में आएंगे फ्रेंड्स, तो 5 नंबर के आएंगे, ठीक है। तो उन सारे प्रश्नों को देखेंगे, सोल्यूशन करेंगे, ठीक है, एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए, तो यहाँ पे क्लास साइंस में हम लोग को फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के प्रश्नों को देखना है ना। आपको फिजिक्स में आएंगे, केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों के सवाल आएंगे 5-5 नंबर के, तो 15 नंबर आपका सवाल ऐसे आ जाएगा, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव से आ सकता है। तो मैं यहाँ पे बायोलॉजी का प्रश्न लिया हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सवाल बहुत पूछा, इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। पहला प्रश्न में क्या लिया हूँ, नेफ्रॉन का सचित्र वर्णन करें। ये सवाल है फ्रेंड्स आपको 2012 में पूछा, 13 में पूछा, 15 में, 16 में, 17 में, है ना, और 20 में पूछा भी है, ठीक है। तो इस बार पूछे जा सकते हैं। तो नेफ्रॉन का सचित्र वर्णन करना, आपको एग्जाम सवाल ऐसे रहेगा कि नेफ्रॉन का सचित्र वर्णन करे, है ना। तो आपको फिगर बनाना है और उसका वर्णन करना, पार्ट्स का नाम, कार्य लिखना, ठीक है। ऐसे इसका चैनल में मेरे वीडियो डाल दिया गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या करता है। तो नेफ्रॉन क्या भाई, तो नेफ्रॉन क्या होता है, किडनी में पाया जाता है। कितना, 10 लाख, है ना। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा कि प्रत्येक वृक्क यानी किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन जो है फिगर जो यही आपका नेफ्रॉन है, ठीक है, नेफ्रॉन होते हैं। मानव नेफ्रॉन में निम्न संरचनाएं पाई जाती है। आप जैसे मैं तो लिखा हूं तो ऐसा आपको लिखना है, ताकि एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि प्रत्येक वृक्क यानी किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। मानव नेफ्रॉन में निम्न संरचनाएं पाई जाती है। तो क्या होता है भाई, तो सबसे पहला दोस्तों क्या होता है, सॉरी यहाँ पे आपका यहाँ हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, देखिए यहाँ फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा, यहाँ बोमन संपुट हो जाएगा, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, बोमन संपुट। देखिए मैं फिगर बताता हूँ, फिगर में बोमन संपुट कहाँ है। देखिए बोमन संपुट तो उसको कहते हैं जो प्याला जैसा संरचना होता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं कि ये जो आपका नीचे जो ऐसे है ना, प्याला जैसा बना हुआ, तो इसी को तुम लोग कहते हैं बोमन संपुट, है ना। तो ये बोमन संपुट होता है जो कैसा है, प्याला जैसा संरचना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, कि यह वृक्क नलिका के आरंभ में प्याले जैसी संरचना है, जहां रक्त नलियों का गुच्छा ग्लोमेरुलस पाया जाता है। तो आप देख सकते हैं फिगर में कि जो बोमन संपुट है प्याला जैसा, इसमें ऐसे ऐसे से काला वाला करके रक्त नलियों का गुच्छा है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो अब ऑब्जेक्टिव आपको यहां से ही बन जाएगा, है ना। तो ये हम लोग लिख देंगे। देखिए फिगर से आपको पूरा लिख देना, फिगर याद रहेगा तो पूरा लिख दीजिएगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, बोमन संपुट क्या, ये वृक्क नलिका के आरंभ में प्याले जैसा संरचना होता है, जहां पर रक्त नलियों का गुच्छा ग्लोमेरुलस पाया जाता है। ये हमारा पहला पार्ट हो जाएगा। दूसरा पार्ट में क्या, कुंडलित नलिका, जो यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका कुंडलित ऐसे ऐसे संरचना। तो ये क्या होता है, इसके दो प्रमुख भाग हैं, पहला हेनले का चाप और दूसरा संग्राहक नली। तो हेनले का चाप देखिए, जो कुंडली जैसा संरचना है फ्रेंड्स, ये नीचे आता है ना, तो यहाँ देख सकते हैं कि यू जैसा संरचना है, यू। तो यू जैसे जो संरचना है ना फ्रेंड्स, ये नीचे वाला, इसी को फिर हम लोग कहते हैं हेनले का चाप कहते हैं, है। तो कुंडलित नली का 2 पार्ट होता है, पहला हेनले का चाप और दूसरा होता है संग्राहक नलिका। तो संग्राहक नलिका कौन है, ये वाला, है ना। फिर यहाँ पे हेनले का चाप है और यहाँ से स्टार्ट होता है, घूम के फिर संग्राहक नलिका बन जाता है, ठीक है। तो ये आपका 2 पार्ट्स हो गया। तीसरा में क्या लिखेंगे, सामान्य संग्राहक नलिका, जो कि यहाँ पे है, जो ये ज़्यादा पार्ट्स है, ये मूत्र नली में मिलता है जाकर। तो इसको क्या लिखेंगे कि यह अंत में मूत्र नली में जुड़ जाता है ना। देखिए यही क्या होता है ना फ्रेंड्स, सबसे नीचे आके मूत्र नली में जुड़ जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सामान्य संग्राहक नलिका, है ना। ये नीचे मूत्र वाहिनी है। तो इसका हम समझिए इसका कार्य क्या होता है भाई। तो इसका फ्रेंड्स कार्य ये होता है कि हम लोग को ब्लड में जो फ्रेंड्स आपका अवशिष्ट पदार्थ रहते हैं, यूरिया वगैरह, उसको क्या करता है, ये प्यूरिफाई करता है, छानने का काम करता है ना, फिल्टर का काम करता है। तो छान के जितने भी रक्त से खराब पदार्थ होते हैं उसको बाहर निकाल लेता है मूत्र के माध्यम से। कौन, नेफ्रॉन। तो ये आपका नेफ्रॉन है ना। फिगर कैसे याद रखेंगे, देखिए नेफ्रॉन में जैसे क्या है, ऊपर अपवाही धमनिका है और ये क्या, अपवाही धमनिका है, और बीच में क्या फ्रेंड्स आपका रक्त नलियों का गुच्छा ग्लोमेरुलस है, और प्याले संरचना कौन है, बोमन संपुट है
है ना। और ये नीचे फिर आएगा, नीचे आएगा कुंडलित नली जैसा, फिर नीचे आपका हेनले का चाप मिलेगा जो यू के आकार का होगा, फिर ऊपर बढ़ेगा, तो ये ऊपर बढ़ेगा तो इसको हम लोग कहेंगे संग्राहक नलिका। और फिर ये संग्राहक नलिका मिल जाएगा किसमें, सामान्य संग्राहक नलिका में, जो कि मूत्र नली मिल जाता है। तो ये फाइनली आपका फिगर हो गया। इतना बना दीजिएगा, इतना लिख दीजिएगा, तो आपको 5 नंबर आपको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, चलिए ये बायोलॉजी का प्रश्न था, इस बार आ सकता है बोर्ड एग्जाम 23 में, इसको ध्यान से रखिए, समझिए। अब मैं चलता हूँ दोस्तों, ये दूसरा प्रश्न को सोल्व करता हूँ, ये प्रश्न क्या कहता है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्यूशन करते क्या कहता है। देखिए 2 नंबर क्या कहता है कि जिंक धातु के निष्कर्षण की विधि का वर्णन कर, यानी कि फ्रेंड्स आपको जिंक धातु का निष्कर्षण करना इसके किसी भी अयस्क से, जो कि बहुत बार पूछे गए सवाल है क्लास 10th में, 5 नंबर के आते हैं, इसलिए याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्या कहता है, कैसे निष्कर्षण करेंगे। तो सबसे पहले एग्जाम में कैसे लिखना, आपको जो मैं लिखा वैसे लिखना है। क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि जिंक धातु के अयस्क निम्न प्रकार के हैं, या जिंक धातु के अयस्क निम्न है। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, जिंक या जस्ता इसी को बोला जाता है कि प्रमुख अयस्क इस प्रकार है, पहला जिंक ब्लेड ZnS, दूसरा कैलेमाइन ZnCO2, और तीसरा जिंकाइट ZnO, ये लिख देंगे। इसका विधि लिखेंगे, तो विधि दोस्तों 3 चरणों में पूर्ण होता है, 3 प्रोसेस में संपन्न होता है। इसमें इसका दोस्तों निष्कर्षण किससे करते हैं, जिंक धातु का निष्कर्षण तो दूसरा हम लोग करते हैं जिंक ब्लेड से करते हैं। किससे, जिंक ब्लेड यानी ZnS से करते हैं। तो क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम जिंक ब्लेड का सांद्रण फिन प्लवन विधि द्वारा किया जाता है। देखिए जितने भी फिन सल्फाइड अयस्क होते हैं, सारा का सांद्रण फिन प्लवन विधि से होता है। तो जिंक ब्लेड ZnS सल्फाइड है ना, तो इसका सांद्रण फिन प्लवन विधि द्वारा किया जाता है। दूसरा स्टेप क्या होता है, जब सांद्रण हो गया जिंक ब्लेड का, अब क्या करेंगे, तो सांद्रित अयस्क को वायु की पर्याप्त मात्रा की उपस्थिति में गर्म किया जाता है ना। इसी को तो हम लोग कहते हैं जारण या भर्जन भी कहते हैं इसी को, तो जारण विधि बोल सकते भी। तो सांद्रित अयस्क को क्या करेंगे, वायु की पर्याप्त मात्रा की उपस्थिति में गर्म करेंगे, है ना, वायु के प्रेजेंस में। यानी कि यहाँ पे फ्रेंड्स आपका क्या रहेगा, देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स आपका क्या रहेगा, O2 रहेगा। यहाँ क्या करेंगे हम लोग, गर्म करेंगे, गर्म का चिन्ह सिंबल ऐसा होता है ट्रायंगल के जैसा। इसके फलस्वरूप ZnO तथा SO2 प्राप्त होता है। देखिए ZnS को मैं गर्म किया ऑक्सीजन की उपस्थिति में O2 के साथ, तो ZnO बना और SO2 बाहर निकल गया, है ना, ये बाहर निकल गया, ये ऊपर उड़ गया। दूसरा स्टेप में क्या आता है, जिंक, जो देखिए अब यहाँ फ्रेंड्स क्या हुआ ना, देखिए यहाँ फ्रेंड्स क्या हुआ, हमारा क्या मिला, यहाँ ZnO मिला। अब ये ZnO को काम करेंगे, तो ZnO को क्या करेंगे, अब जिंक ऑक्साइड को क्या करेंगे, कोक के साथ गर्म करने पर अशुद्ध जिंक प्राप्त होता है। कोक यानी कि फ्रेंड्स कार्बन, कोक को ही कार्बन करते हैं। तो जिंक ऑक्साइड को क्या किया, मैं कार्बन के साथ अभिक्रिया कराया, तो क्या बना, जिंक तो प्राप्त हो गया दोस्तों, बट ये दोस्तों जिंक कैसा है, शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है, क्योंकि कार्बन कुछ ना कुछ तो होगा इसमें, पूरा तो कार्बन नहीं निकला नहीं होगा नहीं, क्योंकि कोक से क्रिया कराया तो क्या हुआ, अशुद्ध जिंक प्राप्त होता है और CO2 क्या होता है, बाहर निकल जाता है। अब लास्ट प्रोसेस क्या करेंगे, अंततः ऊपर से प्राप्त अशुद्ध जिंक को आसवन विधि या वैद्युत अपघटन विधि द्वारा शोधन करके, यानी कि उसको क्लीन करके साफ करके हम लोग शुद्ध जिंक को प्राप्त कर जाता है। तो दोस्तों ऐसे ही जिंक को क्या कहता है, निकाला जाता है ना, उसके अयस्क से। तो ये निष्कर्षण की विधि हो गया। तो ये जैसे मैं लिखा हूं फ्रेंड्स, वैसे आप लिखिएगा तो 5 नंबर आपके एग्जाम के फिक्स है ना, आपको मिल जाएंगे हमेशा। तो इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि सवाल ये आ सकते हैं, आ रहा है। ठीक है, तो इसको नोट करिए, ताकि मैं अगला तीसरा प्रश्न कराता हूं सोल्व, जो कि आपको भी 5 नंबर के आएंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो आपको 15 नंबर क्लियर होने जा रहा है, इसलिए मजेदार से इंटरेस्टिंग से पढ़िए, समझिए। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा फिजिक्स का, उसको क्लियर करते हैं। क्या कहता है, तो ये फिर से आपको प्रूव करना है अवतल दर्पण में R बराबर 2F या F बराबर R/2। तो कैसे प्रूव होगा, इसका दोस्तों मेरे सोल्यूशन का चैनल में मेरा डाल दिया गया, लेकिन फिर भी ये प्रश्न को हमें देखना है, तो इसको सोल्यूशन करना ही है। ठीक है, तो सबसे पहले एक फिगर बनाना है एक अवतल दर्पण का। तो अवतल दर्पण क्या होता है, उसके पीछे वाला भाग ढका रंगा हुआ रहता है ना, जो धंसा हुआ एक रहता है अवतल दर्पण, कॉनकेव लेंस, तो कॉनकेव मिरर। तो क्या होता है, उसके पीछे वाला भाग ढका हुआ रहता है, रंगा हुआ रहता है। तो यहाँ भी तो ये हमारा क्या हुआ, अवतल दर्पण। ठीक है ना। अब अवतल दर्पण में क्या होता है भाई, हमको प्रूव करना है कि जो R होता है, वक्रता त्रिज्या होता है, वो फोकस दूरी का दुगना होता है, प्रूव करना। तो मैंने क्या मान लिया अपने मन से कि एक AB प्रकाश की किरण है जो दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर पैरेलल आ रहा है। अब हम सब जानते हैं कि जब भी कोई प्रकाश की किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो फोकस होकर गुजरती है। तो जो AB किरण आया वो फोकस होकर गुजर गया, है ना। जब गुजर गया तो ये तो आपतित किरण है और ये आपका परावर्तित किरण है। तो हम लोग आपतित किरण और परावर्तित किरण जब आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग
प्रवर्तन का नियम लगा ही सकते हैं। तो मैंने प्रवर्तन का नियम लगा दिया, तो यहाँ आई प्रवर्तन कौन हो गया, अब आपतन कौन हो गया, क्योंकि आने वाला किरण के साथ ये किरण बन रहा है, और ये प्रवर्तन कोण आर बन गया, क्योंकि ये प्रवर्तित किरण के द्वारा ये एंगल बन रहा है, तो आई आर हो गया। हमें यहाँ पे ये अभिलंब है, ठीक है, डाला गया लंब है परपेंडिकुलर, तो यहाँ थीटा है, और यहाँ से तो ये पी क्या ध्रुव है, जानते ही होंगे, है ना, दर्पण का ध्रुव है। तो पी से लेकर दोस्तों हम जानते हैं पी से फोकस के बीच की दूरी क्या होती है, फोकस दूरी कहलाती है, और ध्रुव से वक्ता केंद्र तक की दूरी क्या कहलाती है, वक्ता त्रिज्या। तो ये आर है, ये सर, ये मुझे फिगर बना लिया मैंने अपने मन से। अब देखिए समझिए क्या करते हैं। तो मैंने मान लिया कि ए बी किरण मुख से समानांतर आती है, सही है। अब चित्र में क्या देखिए, पूरा चित्र से आपका प्रूव हो जाएगा, 5 मिनट में मिल जाएगा। क्या होगा चित्र में, देखिए कि यहाँ पे आई आर है, तो यहाँ पे प्रवर्तन के नियम लगा ही सकते हैं, तो प्रवर्तन के नियम से आई बराबर आर हो जाएगा, तो मैंने आई बराबर आर लिख दिया प्रवर्तन के नियम से। अब आई को क्या लिख सकते हैं, एंगल के रूप में, ए बी सी, ए बी सी है ना, ए बी सी, तो मैंने कोण ए बी सी लिख दिया, बराबर आर को क्या लिख सकते हैं, आर को सी बी एफ, सी बी एफ, तो सी बी एफ लिख दिया आर को, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। फिर मैंने दोस्तों देखा कि भाई ये जो सी पी इसके पैरेलल है, ये भी दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल से क्या आता है फ्रेंड्स, एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो एकांतर कोण दोस्तों यहाँ पे जो आई है ना, आई ये इसके बराबर होगा, क्योंकि देखिए दोनों एकांतर है, इसका डायरेक्शन इधर है, और इसका दोनों के जस्ट अपोजिट है ना डायरेक्शन, तो ये दोनों एकांतर कोण, ये दोनों है ना एकांतर कोण, तो आई और थीटा एकांतर कोण से बराबर हो गया। तो मैं आई को क्या लिख सकता हूँ, ए बी सी, और थीटा को क्या लिख सकता हूँ, बी सी एफ, तो मैंने बी सी एफ लिख दिया, और ये दोनों दोस्तों बराबर हो गया एकांतर कोण से। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट में आपका एबीसी है, इक्वेशन सेकंड में भी एबीसी है, तो दोनों को मैं बराबर करूंगा तो एबीसी बीसी बराबर हो गया, तो किसके बराबर हो गया, सीबीएफ और बीसीएफ के। बात समझ आया, मैं बोलूंगा राम मोहन के बराबर है और राम श्याम के बराबर है, इसका मतलब मोहन श्याम दोनों बराबर है ना, बात समझ आ रहा है। इसे मैं बोलूं तो समझ ही गए, इतना समझा, डिटेल जाने की जरूरत है नहीं। तो एबीसी सीबीएफ के बराबर था, एबीसी यहाँ से बीएस बीसी बीएसएफ के बराबर था, तो सीबीएफ बीसी बीएसएफ बराबर हो गया, ये बराबर हो गया। अब ये दिमाग लगाइए, अब सीबीएफ बराबर है किसके, बीसीएफ के, तो ये त्रिभुज में देखिए, तो त्रिभुज में दोस्तों ये जो एंगल है ये थीटा और ये आर दोनों बराबर है ना, देखिए बीसीएफ थीटा है, सीबीएफ आर है, तो दोनों दोस्तों बराबर है। तो हम सब जानते हैं फ्रेंड्स कि जब भी कोई ट्रायंगल में जब दो कोण बराबर होता है, जैसे मान लीजिए ये कोण और ये कोण बराबर है, जो तो ये 1 है 2, तो जब कोण बराबर होता है ना फ्रेंड्स, तो उसके जो सामने वाला भुजा बराबर होता है, यानी कि 1 के सामने वाला भुजा बराबर होगा और 2 के सामने वाला भुजा बराबर होगा, यानी कि 1 के सामने वाला भुजा 5 सेंटीमीटर होगा तो 2 के सामने वाला भुजा भी 5 होगा। तो उसी प्रकार से इस ट्रायंगल में थीटा आर के बराबर है, तो थीटा के सामने वाला भुजा कौन है, बी एफ, तो मैंने यहाँ पे बराबर कर दिया बी एफ, और आर के सामने वाला भुजा कौन है, सी एफ, तो बी एफ सी एफ बराबर हो गया। कैसे बराबर हुआ, ज्योमेट्री के नियम से। ज्योमेट्री का नियम क्या कहता है कि जब भी किसी त्रिभुज के जो सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो उनके सम्मुख भुजा भी बराबर होती है, बराबर हो गया। अब है बात यहाँ पे और कंसेप्ट लगता है क्या, कि दर्पण का द्वारक छोटा होने के कारण पी जो बिंदु है ना वो बी के बहुत नजदीक है, यानी कि यहाँ जो पी जो पॉइंट है ना ये बी के बहुत नजदीक है, यानी कि एकदम यहाँ पे, समझिए कि ये वाला बिंदु है ना एकदम यहीं पे है, ये है दर्पण का द्वारक छोटा होने के कारण, क्योंकि अवतल दर्पण है इसका दर्पण द्वारक छोटा होता है ना, द्वारक यानी कर्वेचर ये बहुत छोटा होता है, तो पी और बी दोनों नजदीक अंतयन नजदीक है, यानी कि जहां जहां बी है वहां पी रखूंगा, समझ में आ रहा है। तो बी एफ की जगह मैं क्या रखूंगा, पी एफ, बी एफ सी एफ के बराबर था, और चूंकि बिंदु जो बी है ना, बिंदु पी बी के बहुत नजदीक है, यानी कि जहां जहां बी में हाँ पी रख दूंगा, है ना। तो यहाँ जो बी एफ था तो मैं यहाँ पे पी एफ रख दिया, और ये पी एफ तो आपका बराबर होगा ही, है ना, तो सी एफ था। अब देखिए दोस्तों, बी पी एफ सी एफ के बराबर है, देखिए दोस्तों यहाँ पे बी एफ था, ये बी एफ था, बी एफ देखिए ये बराबर था आपका इसके, हाँ ये बराबर था, और चूंकि दर्पण का द्वारक छोटा होने के कारण ये बी बिंदु यहाँ पे चला आया, यानी कि ये जो पी एफ इसके बराबर हो गया है ना, बी यहाँ पे चला आया, यानी कि ये आपका बराबर हो जाएगा। तो यहां से दोस्तों आपका क्या हो गया, बी एफ जो है दोस्तों किसके बराबर हो गया, ये बिंदुआ किसके बराबर हो गया, ये बिंदुआ यहाँ पे चला आया ना, तो ये बी एफ बराबर हो गया पी एफ के, तो ये बी एफ बराबर हो गया पी एफ के, ये चला यहाँ पे। अब देखिए बी एफ पी एफ के बराबर था यहाँ पे। अब दोस्तों हम लोग जानते हैं कि देखिए यहाँ पे हम लोग अभी यहाँ पे इसके पहले देखे तो हमारा बी एफ किसके बराबर था, सी एफ के बराबर था, तो बी एफ सी एफ के बराबर था, यहाँ बी एफ पी एफ के बराबर है, तो मैं लिख सकता हूँ पी एफ बराबर सी एफ, है ना। देखिए तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए
यहाँ फ्रेंड्स क्या बी एफ पी एफ के बराबर है, और यहाँ फ्रेंड्स क्या आपका बी एफ सी एफ के बराबर है, यानी कि पी एफ सी एफ के बराबर हो गया। और फ्रेंड्स यानी कि पी एफ, पी से एफ यहाँ सी एफ के बराबर हो गया, यानी कि मैं बोल सकता हूँ दोस्तों कि जो यहाँ पे पी एफ सी एफ के बराबर है, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि जो पी एफ है ये पूरा का आधा है। जैसे मैं बोलूंगा यहाँ से ऐसे, है ना, यहाँ से दोस्तों मान लीजिए 2 मीटर 2 मीटर, तो मैं बोल सकता हूँ दोस्तों कि ये जो है ये पूरा का आधा है ना, बोल सकता हूँ ना। तो उसी प्रकार से दोस्तों ये दोनों बराबर है, तो मैं बोल दूंगा कि पी एफ जो है पूरा का आधा है। तो इस तरह से पी एफ जो है सी एफ सी पी का क्या होगा 1/2 हो गया। और पी एफ किसके बराबर, पी एफ यहाँ एफ के बराबर है तो मैं एफ लिख दिया, और सीपी क्या पूरा सीपी आर के बराबर होता है तो मैं पी एफ बराबर r/2 लिख दिया। तो ये प्रूव करना रहेगा तो ये प्रूव कर लिख देंगे, यदि ये प्रूव करना रहेगा तो लास्ट में एक लाइन जोड़ देंगे। तो आप ऐसा जोड़िएगा तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे, है ना। तो ये आपको हमेशा पूछते रहता है एग्जाम में वाले कि अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि r बराबर 2f, है ना, या f बराबर r/2। तो इस एग्जाम में सवाल आएगा तो आपको बना देना है, ठीक है। इस बार आ सकते हैं इसलिए इसको ध्यान से रखिएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों आज तक के विषय नहीं, आज का वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा ना, कुछ सीखे आप सबके लिए हेल्पफुल था यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट था आप सबके लिए, क्योंकि सवाल भी एग्जाम में आएंगे तो आपको 15 से 20 नंबर क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो बस वीडियो को अंत तक देखते रहे, तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा है, सीखे तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज यार हमारे चैनल डिटो स्टडी को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर लगातार तैयारियां कराई जा रही है बोर्ड एग्जाम 2023 की, इसलिए चैनल से जुड़े रहे, सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहेगा हमारे चैनल से। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।